नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। जरीपटका की पीड़ित लड़की ने की आत्महत्या। पीड़िता के साथ हुआ था शारीरिक अत्याचार। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी जानकारी। नागपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। और कन्याकुमारी से नागपुर पहुंची सीआरपीएफ की साइकिल रैली। साइकिल रैली नागपुर से दिल्ली के लिए हुई रवाना। और अब खबरें विस्तार से। जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ अत्याचार करने का मामला सामने आया था। आखिरकार उस पीड़ित लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसको जल्द न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने खुद जानकारी लेते हुए जरीपटका प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए जानकारी दी है। अमितेश कुमार ने कहा कि जरीपटका में पोस्को कानून के तहत पीड़िता के साथ अत्याचार करने का मामला सामने आया है, जबकि पहले उसका अपहरण कर उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया गया, जहां इस मामले के कुछ दिनों बाद ही पीड़िता ने आत्महत्या कर ली, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी चार्जशीट दाखिल कर मामले में आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा विश्वास पुलिस आयुक्त ने व्यक्त किया है। उसकी कुछ अब वो एडी 2 दिन से एडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा रीजंस बताना कि क्यों उसने सुसाइड किया है, लेकिन अलग अलग इश्यूज़ पे तपास चौकसी पुलिस द्वारा की जा रही है, उस पर खुलासा हम बाद में करेंगे। धमकी का कोई भी प्रकरण नहीं है। आरोपी को बेल मिली है कोर्ट से, ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन आरोपी की तरफ से उसको कोई धमकी या दबाव, ये सब बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। एक रेप विक्टिम जिसके फरियाद के ऊपर से रेप का ऑफेंस दाखिल किया गया था, आरोपी को अरेस्ट किया गया था और उस केस में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। उसमें उस विक्टिम ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया है। सुसाइड के प्रकरण में एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो रेप का केस था उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसको लाया जाए, इसके लिए हमारी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है और हमारी प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा हो सके, उसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान नागपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान अशोक चौहान ने केंद्र सरकार पर बदला लेने की भावना से केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा आरोप किया। इस दौरान मराठा आरक्षण और ऊर्जा मंत्री के विषय पर उपजे सवालों के भी जवाब अशोक चौहान ने दिए। असं आहे की मला त्यांच्याबद्दल काही बोला, पण मला वाटतं की असे बेछूट आरोप करून केंद्र सरकारची जे काही सुरू आहे किंवा केंद्राच्या एजन्सीचा वापर जो सुरू आहे तो राजकीय सूडबुद्धीने ह्या सगळ्या गोष्टी करण्याची जी काही सध्या सवय लागलेली आहे ती दुर्दैवी आहे, राजकीय लोकशाहीला मारक आहे। कोणी आरोप कोणावरही केलेले नाहीत। ऊर्जा विभागामध्ये खूप आमूलाग्र निर्णय घेण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून ऊर्जा मंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच ही बैठक मुंबईला झाली। अजूनही बैठक पूर्ण झालेली नाही, त्यातला काही भाग मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतलेला आहे। अजून एक बैठक व्हायची आणि त्यामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, कारण की आर्थिक परिस्थिती मागच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये फार बिकट झालेली आहे, थोडी दुर्लक्ष केलं गेलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला या बाबतीमध्ये धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार आहे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा नागपुर से राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसको नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा हरी झंडी बताकर रवाना किया गया। देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल द्वारा कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो गुरुवार को नागपुर शहर में दाखिल हुई। इस दौरान संतरा नगरी में सीआरपीएफ की साइकिल रैली का स्वागत करते हुए नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और सीआरपीएफ के उपसंचालक प्रशांत जाम्भुलकर द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया गया।
वहीं इस दौरान संविधान चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद जवानों के वीर पत्नियों का गौरव किया गया। सबको सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस की सबको शुभकामनाएं। और हमारा मैसेज इस देश को यही है कि सीआरपीएफ ने एक रैली ऑर्गेनाइज़ किया है, साइकिल रैली, ताकि हम सब फिटनेस को प्रमोट कर सकें और हम अपने सारे देश के सारे विभिन्न सुंदर राज्यों में से गुजरें और सबको जागरूक करें, सबको इनकरेज करें कि इस इंडिपेंडेंस का जो ये 1 साल का हम फेस्टिवल मना रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस का, उसको हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए और फिटनेस को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। नाही, हे आहे आम्ही रॅली करून राहिलो, आझादीचा अमृत महोत्सवासाठी ही रॅली करून राहिलो आणि आम्हाला एक सगळ्यांना मेसेज द्यायचा आहे थ्रू आउट द कंट्री की आपल्याला जी आझादी मिळाली आहे त्याच्यासाठी आपण खूप मेहनत केली आहे आणि समोरही आपल्याला खूप त्याच्यासाठी मेहनत करावी लागेल। थँक्यू। हे कन्याकुमारीवरून आली आहे इथे नागपूरला, आता नागपूरवरून ही जाईल राजघाटपर्यंत। गणेशोत्सव के मद्देनजर जहां घर घर और पंडालों में विघ्नहर्ता विराजमान है, वहीं नागपुर का एक पुलिस स्टेशन ऐसा है जहां विघ्नहर्ता गणेश को पुलिस विभाग में मैत्रीपूर्ण खुशहाली के लिए तहसील पुलिस स्टेशन में स्थापना की गई है। गणेशोत्सव के दौरान हमें विघ्नहर्ता के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जिनकी स्थापना मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश भक्त करते हैं। और ऐसी ही स्थापना इस वर्ष नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन ने की है, जहां तहसील पुलिस स्टेशन में इस वर्ष भगवान गणेश की स्थापना की है। रोजाना यहां हर रोज गणेश आरती पूरे पुलिस स्टाफ के साथ की जाती है, जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। इस वर्ष तहसील पुलिस स्टेशन में भगवान गणेश की स्थापना पुलिस विभाग में मैत्रीपूर्ण खुशहाली के लिए की गई है, ऐसी जानकारी तहसील पुलिस द्वारा दी गई है। आप देख रहे हैं कि एक इस समय में वातावरण बड़ा प्रसन्न है, सब कर्मचारी अधिकारी यूनिटी से रहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक के तौर पुलिस स्टेशन में एक यूनिटी होना चाहिए, पुलिस में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, पुलिस का जो वातावरण है वो स्पोर्ट्समैनशिप जैसा रहना चाहिए, इसीलिए हमने ये आयोजन किए हैं। और सभी समाज के नेतृत्व, सभी धर्म के लोग यहाँ आरती में आप देखें कि खड़े थे, तो यही एक गणपति बाबा का एक आशीर्वाद है, उदाहरण है कि सब मिलके रहो और जब मिलके रहेंगे तो उसका रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। गणपति स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस स्टेशन का वातावरण हेल्दी रहना चाहिए, सभी अधिकारी कर्मचारी में एक निष्ठता रहना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए और इसका उपयोग समाज के लिए और नागपुर शहर के लिए होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार 2 अध्यादेश निकालने वाली है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। देर आए पर दुरुस्त आए, ऐसी प्रतिक्रिया विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में दी है। ऐसा अगर राज्य सरकार पहले ही करती तो उचित होता, ऐसा बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया। मी अध्यादेशाचं स्वागत करतो। मुळातच अध्यादेश काढल्यामुळे ज्या सुप्रीम कोर्टाने 3 टेस्ट सांगितलेल्या आहेत त्यातल्या 2 टेस्ट पूर्ण होतील, तथापि एक टेस्ट त्यानंतरही शिल्लक राहील। तीही ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली त्या बैठकीत मी सांगितलं होतं की आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाला सांगून त्या संदर्भातला एक अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या 3 टेस्ट पूर्ण होतील आणि मग कोणीही सुप्रीम कोर्टात जाऊन या आरक्षणाला चॅलेंज करू शकणार नाही। त्यामुळे मी असं म्हणतो की सरकारने हे आधीच करायला पाहिजे होतं। 13/12/2019ला ज्यावेळी पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं त्यावेळेस जर आपण हा निर्णय केला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं। पण ठीक आहे, उशिरा सुचलेलं शहाणपण म्हणूया, पण हरकत नाही, देर आहे दुरुस्त आहे, चांगला निर्णय आहे। मात्र या निर्णयानंतरही विशेषतः 5 जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत त्या ठिकाणी मात्र ओबीसीची एकही सीट राहणार नाहीये आणि अजून 3-4 जिल्हे असे राहतील की ज्या ठिकाणी अडचणी येतील त्याही आपल्याला सोडवाव्या लागतील। खरं तर आमची अपेक्षा अशी होती की हे जे 5 जिल्हे आहेत या 5 जिल्ह्यातही म्हणजे नागपूर असेल, पालघर असेल किंवा या ठिकाणी इतर 2 ज्या काही जिल्ह्यांमध्ये धुळे, नंदुरबार वगैरे जिथे चाललेला आहे तिथलाही काहीतरी निर्णय व्हावा। पण आता ठीक आहे, आता त्या संदर्भात आता ऑलरेडी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि एशियाई देशों में सुरक्षा संबंधी शस्त्र निर्माण व आधुनिक तकनीकी ज्ञान को लेकर स्पर्धा बढ़ गई है। इस स्पर्धा में बने रहने के लिए विश्वविद्यालयों को भी सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। नागपुर विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में बढ़ाया गया कदम सराहनीय है।
अमरावती रोड स्थित कैंपस में बुधवार को राज्यपाल के हाथों रक्षा व अंतरिक्ष कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, उपकुलपति सुभाष चौधरी, प्र उपकुलपति संजय दुधे, कुल सचिव राजू हिवसे, ग्रुप कैप्टन ग्रुप कमांडर एनसीसी एम कलीम उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि एशियाई देशों में अन्य का अस्तित्व नष्ट करने केवल खुद का अस्तित्व कायम रखने जैसी स्पर्धा बढ़ गई है। यही वजह है कि रक्षा आंतरिक कौशल विषय में बड़े पैमाने में मनुष्य बल तैयार करने की आवश्यकता है। विद्यापीठ में पाठ्यक्रम शुरू होने से मनुष्य बल तैयार हो सकेगा। भविष्य में इस क्षेत्र में विश्व स्तर की अनेक कंपनियां आएंगी, अतः विद्यापीठ को इस पाठ्यक्रम की ओर विशेष ध्यान देना होगा। कौशल युक्त मनुष्य के साथ ही संरक्षण विशेषज्ञ तैयार किए जाए, यही प्रधानमंत्री की भी अपेक्षा है। विद्यापीठ को निधि की कमी नहीं पड़ने देंगे। जरूरत पड़ने पर देश विदेश से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। विद्यापीठ द्वारा कुल 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रास्ताविक भाषण उपकुलपति चौधरी ने दिया। केवल लेबर ही नहीं चाहिए, वी नीड इंजीनियर्स ऑल्सो, वी नीड मैकेनिक्स ऑल्सो, और एक प्रकार से हमको एक्सपर्ट्स भी चाहिए। अब ITIs कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सपर्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? वो यूनिवर्सिटी में होंगे। उस दिशा में आपका विश्वविद्यालय काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब लोग ये आशा रख रहे हैं कि जो सपना प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत के हर नागरिक का है, क्योंकि प्रधानमंत्री वही सपना देखते हैं जो भारत का हर नागरिक देखता है, कोई अलग से नहीं सोचते। आपके अंदर की भावनाओं का ही प्रकटीकरण करते हैं, और इसलिए आपके अंदर की भावनाओं का, देश की जनता का, सिटीजन का, नागरिक का, ये भावना को देखते हुए कि मेरा देश संपन्न होना चाहिए, मेरा देश शक्तिशाली होना चाहिए, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कोशिश की है कि देश के अंदर हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे विद्यापीठों में इस प्रकार का, हमारे ITIs में, स्कूल्स में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जिससे बच्चे आत्मनिर्भर हो, जिससे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, न केवल एम्प्लॉयमेंट बल्कि वो एम्प्लॉयर भी बने। नॉट ओनली टू गेट एम्प्लॉयमेंट बट दे हैव टू बिकम एम्प्लॉयर। इसलिए उन्हें स्टार्टअप स्टार्ट किया है, स्टैंड अप स्टार्ट किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, और नागपुर ये तो देश का नाभिक केंद्र है, सेंटर है, और इसलिए यहाँ डिफेंस के मामले में इस प्रकार का जो काम चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज के लिए हम इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से, ITIs के माध्यम से ऐसे स्किल इस प्रकार के हम वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे में हाल ही में पुलिस की विशेष शाखा की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के 33 थानों में से कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग कर वापस लौटे पुलिस कर्मचारियों में अधिकांश कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अब विशेष रूप से पुलिस थानों में कोरोना की RT-PCR टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार बुधवार से अभियान की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि गत कुछ दिनों से शहर में कोरोना पॉजिटिव का प्रमाण कुछ बढ़ा है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों की संख्या भी है। यही कारण है कि सभी थानों में विशेष जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जिन कर्मचारियों की जांच की गई उनमें किसी तरह के लक्षण तो नहीं है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा।
पुणे से लौटे और पॉजिटिव पाए गए पुलिस कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर विधायक निवास क्वारंटाइन सेंटर पर रखे जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। पहले ही दिन मनपा के सभी 10 जोन अंतर्गत आने वाले हर थाने में जांच के लिए टीम भेजी गई, जहां पहले ही दिन 500 पुलिस कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। उल्लेखनीय है कि पुणे से लौटने के बाद 12 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अनुसार अब महानगर पालिका की ओर से सभी थानों में RT-PCR टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत अब तक पारडी, कलमना, अंबाजरी, सीताबर्डी, गिट्टी खदान, इमामवाड़ा, प्रतापनगर, नंदनवन, शांतिनगर, लकड़गंज, यशोधरा नगर आदि पुलिस थाने में RT-PCR टेस्ट कराया जा चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में व्यापारियों ने भारत में विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा ई-कॉमर्स व्यापार में चलाई जा रही कुप्रथाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी सारी स्थापित नीतियां, कानून और नियम और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां जो अभी भी संबंधित नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रही है, उनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह देखना सबसे आश्चर्यजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों ने कुछ वैश्विक कंपनियों के व्यापार मॉड्यूल पर कुछ मजबूत एवं तीखी टिप्पणियां की है, फिर भी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने कहा कि देश के ई-कॉमर्स व्यापार में जिस तरह से विदेशी कंपनियां ई-कॉमर्स नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है और कानूनों को तोड़ मरोड़ कर भारत कर ई-कॉमर्स व्यापार पर कब्जा जमाने की एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है, उनके खिलाफ देश भर में अपनी आवाज बुलंद की गई है। मांग को लेकर देश भर में 1 महीने तक ई-कॉमर्स पर हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा बनाए गए ई-कॉमर्स के नियम देसी अथवा विदेशी सभी ई-कॉमर्स कंपनियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी ई-कॉमर्स व्यापार को अपना बंधक न बना सके। नागपुर शहर के एक युवक को बिटकॉइन ट्रेडिंग में 3 गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर 65 लाख रुपए का चूना लगाया गया। जरीपटका पुलिस ने न्यू ठौरे कॉलोनी निवासी पीयूष रमेश पंचभाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीयूष पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। एक मित्र के जरिए पीयूष को बिटकॉइन ट्रेडिंग के बारे में पता चला। उसी के जरिए सिया दंग नामक महिला ने पीयूष को एक लिंक भेजी। इसमें ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी थी। व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए सिया ने ट्रेडिंग के फायदे बताए। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के बैंक खाते में 14,000 रुपए जमा करके डॉलर खरीदने को कहा गया। एक सप्ताह में ही पीयूष के खाते में 20,400 रुपए जमा करवाए गए। पहले हफ्ते में ही 6,400 रुपए का फायदा होने से पीयूष का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद और 16,600 रुपए का फायदा हुआ। पीयूष को लगा कि इस व्यापार में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। पीयूष ने सिया के जरिए 40 लाख रुपए निवेश कर दिए। उन्हें बताया कि कुछ समय में ही 7 करोड़ 80 लाख रुपए वापस मिलेंगे। कुछ समय बाद ही सिया ने बताया कि उनके बाइनेंस खाते में 7 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। पीयूष ने तुरंत कंपनी से रकम मांगने के लिए आवेदन दिया, लेकिन बताया गया कि 8 लाख रुपए जमा करवाने पर ही यह रकम निकाली जा सकती है। पीयूष ने दोबारा पैसों का इंतजाम किया और सिया द्वारा बताए गए खाते में 8 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद अलग अलग कारण और चार्जेस बताकर खाते में रकम जमा करवाई गई। 65 लाख रुपए जमा होने के बाद आरोपियों ने पीयूष से संपर्क तोड़ दिया। जांच पड़ताल करने पर धोखाधड़ी का पता चला और पुलिस से शिकायत की। दिल्ली और राजस्थान में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट में हुई धांधली को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसके तार नागपुर के कोचिंग सेंटर से भी जुड़ गए हैं। बताया जाता है कि सीबीआई दिल्ली की टीमों ने मंगलवार को नागपुर में 2 जगहों पर छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर द्वारा कैंडिडेट को पास करवाने के लिए 50 लाख रुपए लिए जा रहे थे। मेडिकल कॉलेजों सहित मेडिकल से संबंधित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसमें स्कोर के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। ऐसे में कोचिंग सेंटर के संचालकों द्वारा उम्मीदवारों को पास करवाने के लिए लाखों रुपए की सुपारी ली जा रही थी। इसका पता 3 दिन पहले चला और सीबीआई द्वारा दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की गई। जेईई मेंस के बाद नीट परीक्षा में धांधली होने से पूरे देश में खलबली मच गई है। इस प्रकरण में पहले जयपुर से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ करने पर नागपुर के आरके और करियर कोचिंग का नाम सामने आया। दिल्ली सीबीआई के अधिकारी मंगलवार को नागपुर पहुंचे।
स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लेकर दोनों कोचिंग सेंटर में छापा मारा। बताया जाता है कि 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ मोबाइल, लैपटॉप और बैंक के चेक और दस्तावेज भी जब्त किए गए। नामी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देना पड़ता है। ऐसे में कोचिंग सेंटर के संचालकों ने नया खेल रचाया। उम्मीदवारों को अच्छे स्कोर के साथ मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए तक लिए। बोगस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठाकर मार्क्स स्कोर किए जाने थे। पहले उम्मीदवार के परिजनों से पोस्ट डेटेड चेक लिया गया। पास होने के बाद ही इसे कैश करवाए जाने की जानकारी दी गई थी। अब सीबीआई पेमेंट करने वालों की भी जांच करने वाली है। भौगोलिक रूप से देश के मध्य भाग में स्थित सिटी की ऐतिहासिक धरोहर 0 माइल की दुर्दशा देखते ही बनती है। जिस जगह से देश भर के क्षेत्रफल की गणना होती है, उस जगह पर इन दिनों सुअरों ने अपना अड्डा बना लिया है। दिन में झुंड में निकलने वाले सुअर 0 माइल में आकर न केवल मौज मस्ती करते हैं, बल्कि मिट्टी भी निकाल देते हैं। चारों ओर फैली अव्यवस्था के बाद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 0 माइल की अपनी ही विशेष पहचान है। अन्य शहरों से सिटी में आने वाले लोग 0 माइल को देखने आते हैं, लेकिन शहर प्रशासन को यह फैली अव्यवस्था नजर आती। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी स्वयं संज्ञान लेते हुए सौंदर्यीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। प्रशासन बारिश के दिन होने का बहाना बताकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले रहा है। 0 माइल में बने पत्थरों के स्तंभ में जगह जगह दरार पड़ने लगी है। कुछ जगह तो पत्थर भी टूटकर निकल रहे हैं। पिछले दिनों सौंदर्यीकरण की दिशा में पहल की गई थी, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। इन दिनों सुअरों ने इस जगह को अपना सुरक्षित अड्डा बना लिया है। दिन और रात के वक्त सुअर यहाँ आते हैं। कई बार तो सुअरों के बीच लड़ाई भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, सुअरों ने घास की जड़ें खाने के लिए मिट्टी भी खोद कर रख दी है। वहीं बीच में पानी पीने के लिए भी गड्ढा बना लिया है। चारों ओर घास उग गई है। यहाँ लगाए गए पत्थर के घोड़ों के पैर टूट रहे हैं। परिसर में सौंदर्यीकरण की धज्जियां उड़ाई गई है। 0 माइल के सौंदर्यीकरण सहित रख रखाव की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की है। इसी मार्ग के होकर आला अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन दुर्दशा की ओर से किसी की भी नजर नहीं जाती। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।